हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस 3। अब हमारी ये वीडियो से शुरू होने वाली है महा मैराथन सीरीज, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और फोकस करेंगे। ये वाला जो पेपर आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये है 2018 का नीट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। तो चलो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब आपका जो स्पर्मेटिड है वो चेंज हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में, इसी को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, यानी कि स्पर्म का बनना। ठीक है, स्पर्मिएशन फिर क्या होता है, देखो ए ऑप्शन देखो, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड। क्या ये बात सही है? नहीं। वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ, गलत है पूरी बात। दूसरी देखो, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनता है, ये बात सही है, लेकिन स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ये बात गलत है। यहाँ पे देखो, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनता है, ये बात सही है। स्पर्मिएशन में क्या होता है, यही जो स्पर्मेटोजोआ है ये सर्टोली सेल्स से रिलीज हो जाता है और कहाँ एंटर करता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। अभी तक सर्टोली सेल से ये अपना क्या ले रहा था, न्यूट्रिशन ले रहा था, लेकिन अब स्पर्मिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ये स्पर्मेटोजोआ जो हैं ये डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम दी सर्टोली सेल्स और कहाँ आ जाते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल की कैविटी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एमनियन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो अब बहुत ध्यान से सुनो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ह्यूमन में कितनी हैं? 4। सबसे पहली, जैसे फॉर एग्जांपल कोरियोन की अगर हम बात करें तो ये आपका किससे बनता है, मीजोडर्म से। ठीक है, मीजोडर्म से, और ये आपका बनता है ट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, इससे ये बनता है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है एम्ब्रियो को। एमनियन की अगर हम बात करें तो ये बनता है मीजोडर्म से एंड एक्टोडर्म से। ऑप्शन है देखो, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है, ये आपकी एमनियोटिक कैविटी बनाता है जिसमें फ्लूइड रहेगा, और उससे क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है वो प्रिवेंट करता है एम्ब्रियो को फ्रॉम डेसिकेशन। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। फिर आपकी होती है योक सेक। जो योक सेक है बच्चे, ये डिराइव होती है मीजोडर्म से एंड एंडोडर्म से। ठीक है, और एक लास्ट हमारे पास कौन सी है, एलेंटॉइस। एलेंटॉइस का क्या काम है, ये आपका एक तरीके से अगर ह्यूमंस की बात करोगे तो अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स बना रहा है। ठीक है, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, और ये आपकी बनती है मीजोडर्म से प्लस एंडोडर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर एमनियन के बारे में पूछेंगे तो ये आ जाएगा। देखो मीजोडर्म आपको यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है। ठीक है, एमनियन में भी दिख रही है, कोरियन में भी दिख रही है। फ़र्क क्या आ रहा है इन चीज़ों में, एंडोडर्म में या फिर एक्टोडर्म में। ठीक है, तो एक्टोडर्म से कौन सी आ रही है आपकी, एमनियन। नेक्स्ट देखो, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, इसका क्या फंक्शन होता है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना सहेली के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं जो आपके आते हैं। सबसे पहली बात, सहेली एक आपकी नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंड नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ठीक है, और वंस अ वीक पिल है। अब इसकी बस आपको एक ही बात याद रखनी है, दैट इट इज़ एंटी एस्ट्रोजन। अब आप खुद बताओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजेस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि ये तो एंटी एस्ट्रोजन है। ठीक है, इट इज़ अ पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं। पोस्ट कॉइटल मतलब होते हैं आपके जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। ठीक है, उसमें आपकी IUCD भी आ जाता है। ठीक है, और आपकी LNG-20 आ गई। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। अब इज़ एन IUD इंट्रायूटेराइन तो है नहीं क्योंकि आप पिल की तरह ले रहे हो, तो ये क्या करती है, ये एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स हैं यूट्रस के अंदर उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे एस्ट्रोजन नहीं जा पाएगा, तो जिसकी वजह से जो एग है वो इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो यूट्रस है अब वो आपका रेडी नहीं रहेगा कि भाई उसके अंदर एग जो है वो इम्प्लांट हो सके। ठीक है, ब्लड वेसल्स ग्रो नहीं करेंगे और ये सारी चीज़ें। तो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि भाई ये इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक एंटी एस्ट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। अब देखो, जो हॉर्मोन्स प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है उसमें आता है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोलेक्टिन तो नहीं है हमारा आंसर, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन नहीं है हमारा आंसर, यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं है हमारा आंसर। ये सही है, प्रोजेस्टोजेंस रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा है और आपका HCG रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, और HPL
जो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है ये रिलीज़ हो रहा है। ये क्या करता है, फीटल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसके साथ साथ आपका और क्या रिलीज़ होता है वो सुनो। आपका यहाँ पे रिलीज़ होता है HCACTH, ठीक है, यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज़ होता है, और आपका रिलीज़ होता है रिलैक्सिन, ठीक है। फिर बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स गिवन बिलो विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज एंड मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसमें क्या चीज़ सही होती है। अब यहाँ पे आप लकी हो क्योंकि इस वाले पेपर में जिन भी बच्चों ने दिया था बहुत ही इजी सवाल पूछा हुआ है। देखो, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो आपको बहुत अच्छे से पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन हो रही है, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो इसका क्या आ जाएगा, सी का 1। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए, हमारे पास ये रहे जी। अब हमें बस दूसरी चीज़ देखनी है। देखो, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है फॉलिक्यूलर फेज, और इस फॉलिक्यूलर फेज का दूसरा नाम होता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव आप बात करते हो इन टर्म्स ऑफ यूटरस, ठीक है, और फॉलिक्यूलर आप बात करते हो इन टर्म्स ऑफ ओवरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डे 6 से 13 तक जा रहा है, एक डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, वो एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ करेगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग इंक्रीज होगी। तो प्रोलिफरेटिव फेज का इधर क्या आ जाएगा, फॉलिक्यूलर फेज। ए का क्या आ जाएगा, 2। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा भी देख लेते हैं। सिक्रेटरी फेज आपका होता है ल्यूटियल फेज, जो कि ओव्यूलेशन फेज के बाद आता है। ल्यूटियल ओवरी के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, सिक्रेटरी अगेन आप यूट्रस की टर्म्स में बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 14th डे पे ये फिक्स रहता है आपका, 14 डेज पहले मेंस्ट्रुएशन के, ठीक है। एंड द डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे निकालोगे, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ आपकी हो गई यहाँ पे, ये फोर्थ आंसर आ गया। अगला देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ओपेरॉन एक्सेप्ट। ओपेरॉन जो है उसके सारे पार्ट्स हैं इनमें से एक्सेप्ट। देखो, ओपेरॉन में आपको ऑपरेटर मिल जाएगा, आपको स्ट्रक्चरल जीन्स मिल जाएंगे, आपको प्रमोटर भी मिल जाएगा, आपको एनहेंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ही तो हमसे पूछा है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ। प्रमोटर क्या है, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करेगा। ऑपरेटर का क्या है, जहाँ पर रिप्रेसर बाइंड करेगा। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है भाई, ये ऐसे जीन्स हैं जो कि एमआरएनए में ट्रांसक्राइब होंगे और आगे जाके प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ वुमेन हैज़ एन एक्स लिंक्ड कंडीशन, ठीक है, ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोजोम्स। दिस क्रोमोजोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। देखो, एक्स लिंक कंडीशन का मतलब क्या है कि ये वुमेन क्या है, कैरियर है। अब ये कैरियर है, ठीक है, तो कैरियर फीमेल्स आपकी यूजुअली हेल्दी होती हैं, इनके ज़्यादातर कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है। अब देखो, कैरियर फीमेल का चांस क्या रहता है, क्योंकि मान लो हमने इसको ऐसे कैरियर बना दिया, तो भाई मेरे पास 50% चांस है कि इसके जो सन हैं वो अफेक्ट होंगे इसकी कंडीशन से, और सिमिलरली 50% चांस होते हैं कि जो डॉटर है वो इफेक्ट होगी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बोथ सन्स एंड डॉटर, क्योंकि ये आपका सन के पास भी जा सकता है ये वाला क्रोमोजोम, और ये डॉटर के पास भी जा सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी विरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज। ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन और इसका बहुत अच्छा है आंसर, विच इज सॉल्टेशन। ये क्या होता है, ये होती है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इसके ऑपोजिट जो डार्विन ने बिलीव किया था उसके लिए टर्म उन्होंने दी थी स्पॉटिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉल्टेशन टर्म जो है वो यूज़ की थी ह्यूगो डी विरीज ने। नेक्स्ट देखो, अब आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दे दिया है फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस बताना है ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए का। देखो, यहाँ पे बस आपको एक ही वर्ड कैच करना है, विच इज कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो एमआरएनए की सेम ही रहता है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि जो थाइमीन है वो आपके किस में चेंज हो जाएंगे, यूरेसिल में। तो हम इसको कर देते हैं AGGUA, अगेन क्या आ जाएगा आपका UCGCU, यहाँ पे तो ए ही रहेगा चलो, और टी की जगह यू। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, ये रहा AGGUAU CGCAU, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपको बस यही कैच करना है कि कोडिंग स्ट्रैंड आपका बिल्कुल एमआरएनए की तरह इसका सीक्वेंस सेम रहता है, बस क्योंकि डीएनए से एमआरएनए पे या आरएनए पे आप आ रहे हो तो थाइमिन की जगह कौन सा बेस रह जाता है, यूरेसिल। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज
among the following sets of examples for divergent evolution select the incorrect option. देखो मैं स्टूडेंट्स को ये कैसे याद करवाती हूँ, डाइवर्जेंट आपका कौन सा एवोल्यूशन रहता है, होमोलोगस एवोल्यूशन। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, होमोलोगस H, डाइवर्जेंट D, HD स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो होमोलोगस एवोल्यूशन है उसको आप डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी बोलते हो, और वहाँ पे क्या सेम रहता है, स्ट्रक्चर। तो चीज़ क्या चेंज हो जाएगी, फंक्शन। तो देखो 4 limbs ऑफ मैन, बैट एंड चीता, ये आपके डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं, ये ठीक है। हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता, इन सबका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन आपका इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे ये भी आपका होमोलोगस ऑर्गन हो जाता है, ठीक है। हार्ट हो गए आपके, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स हो गए। इसके बाद अगर आप आओगे यहाँ पे आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, देखो अब आई ऑफ ऑक्टोपस क्या है, मोलस्का है, ठीक है। मैन की बात करोगे तो ये क्या है, मैमल है, ये आपका एनालॉगस ऑर्गन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिस इज द एक्सेप्शन, ठीक है। ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता, ये भी आपका होमोलोगस यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड improve its nutritional value by increasing the amount of which vitamin? The correct answer is vitamin B12, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहता है जो कि मल्टीप्लाई करता है मिल्क के अंदर, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, विटामिन B12, ठीक है। अब यही क्या करते हैं, फिर मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज? आपको पता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे पहले कि इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज। हाँ, अब तो आप बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हो, यू शुड नो। अल्जाइमर डिजीज़ किससे रिलेटेड है भाई, इट इज़ अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। कैसा है ये, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रेन के सेल्स हैं वो ओवर टाइम उनकी डेथ होने लग जाती है, ठीक है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ प्रोटीन्स ब्रेन सेल्स के अराउंड। सो दिस इज एन अल्जाइमर डिजीज़। कैसा है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, तो इट इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज़। बाकी ये तीनों आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो स्किन है, ठीक है, यहाँ पे वो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेगी, जिसकी वजह से वो आपकी रेड कलर की दिखने लगेगी, इची हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पैचेस आ जाएंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन रहेगा जॉइंट्स में। विटिलिगो क्या है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसकी वजह से जो स्किन का पिगमेंट है वो लूज होना लग जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4th। द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन दी 4 limbs ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स, देखो अभी बताया था स्ट्रक्चर सेम है, HD स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम है, क्या अलग है, फंक्शन अलग है। तो HD क्या है आपका, होमोलोगस, ठीक है। कन्वर्जेंट कौन सा हो जाता है आपका, एनालॉगस। अंडरस्टूड? All of the following are included in ex-situ conservation except ex-situ का मतलब ये है कि आपने उस ऑर्गेनिज्म को या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कहीं और ले जाके प्रिजर्व कर दिया। ये चीज़ में क्या हो रहा है, देखो बोटानिकल गार्डन ex-situ है, सीड बैंक भी ex-situ है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी ex-situ है, लेकिन जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं ये इसका हैबिटेट आप नहीं चेंज कर रहे हो ना, ये जगह तो वहीं पर है, ये बायोडाइवर्सिटी वहीं पर है, वहीं पर आप इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2nd। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग कॉल्ड स्मैक? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से आया हुआ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। पॉपी प्लांट जो है, इस प्लांट का नाम क्या है, पेपावर सोमनीफेरम, ठीक है। अब स्मैक आपका क्या है, हीरोइन ही है स्मैक। ये आपको कहाँ से मिल रहा है, पॉपी प्लांट में, और वहाँ भी उसके लेटेक्स से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो जब आप एक स्मैक है क्या एक्चुअली, इट इज़ अ केमिकली इट इज़ अ डाईएसिटाइल मॉर्फिन। तो ये भी आ सकता है, आपको ये याद रखना है, और ये NCERT में ही दिया हुआ है, ठीक है। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, कहाँ से मिल रहा है आपको, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, ठीक है। जब आप मॉर्फिन की एसिटाइलेशन कर रहे हो तो उससे आपको ये ऑब्टेन हो रहा है पॉपी प्लांट से। पॉपी प्लांट के किस पार्ट से, लेटेक्स से, ठीक है। और इस पॉपी प्लांट का नाम भी आपको याद रखना है, पेपावर सोमनीफेरम। नेक्स्ट देखो, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री
देखो यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात की हुई है, एक प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के बारे में और एक रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के बारे में। तो ऐसी पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है, जो एक्सपैंड हो रही है, वहाँ पे जो आपकी प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनका नंबर जो है वो ज़्यादा रहता है, और जो यहाँ पे पिरामिड है वो आपका इंक्रीजिंग होता है, यानी कि ट्रायंगुलर इन शेप हो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉपुलेशन में आपका क्या रहेगा कि जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो यंगर पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो आपका यही आंसर जो है वो सही हो जाएगा। All right, next question. Which one of the following population interactions is widely used in medical science for production of antibiotics? एंटीबायोटिक्स में देखो क्या रहता है कि यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारी एक स्पीशीज़ है वो केमिकल्स प्रोड्यूस करेगी ठीक है, इसने केमिकल्स प्रोड्यूस किए और ये किसको हार्म कर रहे हैं, दूसरी स्पीशीज को। इट इज़ हार्मिंग दी अदर स्पीशीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिलियम फंगस है, वो सिक्रीट कर रहा है केमिकल्स, जो कि आपका कौन सा बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये केस आपका किसका बनता है, एमेंसिलिज्म का। यहाँ पर एक स्पीशीज को तो नुकसान हो रहा है, बट जो दूसरी स्पीशीज है वो अनअफेक्टेड है। नेक्स्ट देखो, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। देखो यूट्रोफिकेशन एक कैसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है किसी वाटर बॉडी में, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आपका एल्गल ब्लूम होता है। तो इसका तो आंसर आपका ये आ गया। अभी मैच कर लें ए का 3, वाह देखो कितना ईजी है, डायरेक्ट ही आपको एक ऑप्शन मिल गया है। सैनिटरी लैंडफिल, ये क्या होता है कि वेस्ट डिस्पोज करने के आपके दो तरीके होते हैं, या तो लैंडफिल कर देते हैं या फिर इंसिनरेशन कर देते हैं, यानी कि बर्न कर देते हैं, ठीक है। अब अगला आप देखो स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है। स्नो ब्लाइंडनेस जो है ये आपकी किसकी वजह से होती है, आपकी यूवीबी रेडिएशन की वजह से। उसके बाद आपका क्या है, झुम कल्टीवेशन। जो झुम कल्टीवेशन है इसमें क्या किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, फार्मिंग टेक्निक, जिसमें कि जो फॉरेस्ट हैं उनको हटा दिया जाएगा ताकि जो लैंड है उसको क्लियर कर दिया जाए, उस पर अब क्रॉप को ग्रो किया जाएगा। अंडरस्टूड। चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग कंडीशंस इन एस्थमा एंड एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा और एस्थमा में आपको बताना है कि क्या क्या सही बताया हुआ है। ऑलराइट, सी व्हाट हैपेंस इन एम्फाइसेमा कि यहाँ पर जो एल्वियोलाई है, ठीक है, इसकी जो वॉल्स है वो आपकी डैमेज हो जाती हैं, है ना, तो जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। और तो ये क्या होगा, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। यहाँ पे इंक्रीज दिया, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की तो हम बात ही नहीं करते, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया की हम बात करते हैं, तो वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक ही आंसर बन गया फिर आपका। और एस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन रहती है कहाँ पर, ब्रोंकियोल्स में। ये कैसी है, एक क्रॉनिक कंडीशन है जहाँ पर जो एयरवेज होते हैं आपके, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन रहती है, जिसकी वजह से वो नैरो हो सकते हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, 1। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लो तुम्हारे पास ये रहे 4 चैम्बर्स, इधर है राइट एट्रियम, इधर है लेफ्ट एट्रियम, इधर है राइट वेंट्रिकल और इधर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब लेफ्ट के बीच में आपकी रहती है बाइकस्पिड वाल्व। कौन सी वाल्व, बाइकस्पिड। तो देखो बाइकस्पिड हमारी किधर है, लेफ्ट एट्रियम, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या रहती है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये आएगी बिटवीन राइट वेंट्रिकल, सॉरी यहाँ पे बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। तो ए का आ जाएगा हमारा 3 आंसर, बी का आ जाएगा 1 आंसर। सेमी ल्यूनर वाल्व आपकी 2 हो सकती हैं, एक होती है एओर्टिक वाल्व, ठीक है, जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट होगी, यहाँ पे जंक्शन पे, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी वेसल निकलती है एओर्टा, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगी। एक आपकी रहती है पल्मोनरी वाल्व, वो आपकी राइट वेंट्रिकल से अगेन आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है उसके जंक्शन पे रहेगी, ठीक है। सो बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। और यहीं पर अगर मैं ये दे देती कि बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, तो भी आपका सही होता, ठीक है। अब कई बार क्या हो सकता है कि बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम दे सकते हैं माइट्रल वाल्व, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है।
चलो अब देखते हैं 59 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में पूछा है, तो देखो ह्यूमंस में हमारे पास कौन सा जीन है, आई जीन। इसके पास अलील अलग अलग हैं, जैसे कि आई ए है, आई बी है, आई ओ है ना, या फिर स्मॉल आई है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जीन तो एक ही है तो पॉलीजेनिक तो हम नहीं बोलेंगे, नाम से ही पता लग रहा है कि एक से ज़्यादा जीन। ठीक है, तो ये चीज़ तो नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नहीं है, ए बी जब दोनों आ जाते हैं, सपोज अगर मेरे पास ये वाला जो जीन है ये आ जाता है आई ए आई बी, ठीक है, तो दोनों अलील्स आ गए तो आपका ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बी। तो मतलब ये दोनों ही डोमिनेंस शो कर रहे हैं, तो दिस इज द केस ऑफ को डोमिनेंस। डोमिनेंस का भी केस है, ठीक है, और मल्टीपल एलील्स हैं, है ना, मल्टीपल जीन्स नहीं है बट अलील्स हैं, तो हमारे पास ए बी सी सही हो जाता है। यहाँ पे बी सी ई गलत है, ये सही हो गया हमारा ए बी सी। ठीक है, आगे तो आपके ये भी गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉजेज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टाइम इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल का तो यार आप लोगों ने एक ही एग्जाम्पल याद कर रखा है, विच इज एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस कॉज कौन करता है, एक वॉर्म, उस वॉर्म का नाम क्या है, वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टाए। ठीक है, दिस इज द वॉर्म। ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर देता है या फिर इन्फ्लेमेशन कर देता है आपके लिम्फेटिक वेसल्स में, और वो भी लोअर लिम्स में। ठीक है, और ये होता क्यों है, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाती है वॉर्म की वजह से आपके लिम्फ वेसल्स की, और ये डिजीज ट्रांसमिट कौन करता है, मॉस्किटो। सो आंसर विल बी एलिफेंटिएस। चलो अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैच द आइटम्स, और कॉलम 1 कॉलम 2 में आपको बताना है, ये आपका उस चैप्टर से आया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो यहाँ पे सबसे इजी आप सबसे पहले बता सकते हो टाइडल वॉल्यूम के बारे में। टाइडल वॉल्यूम क्या है, सिंपली जो एयर आपने अंदर ली, इंस्पायर की या फिर एक्सपायर की ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, कितनी रहती है ये, 500 ml। अगर 1 मिनट की बात करोगे तो भाई 6000 से 8000 आ जाती है आपकी ये वैल्यू ml पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमें ये रहा 500 to 550 ml। अगर 6000 दी होती तो हम उस पर जाते, बट अभी नहीं है। ठीक है, तो ए का आंसर 3। अब ये दोनों ऑप्शन तो क्रॉस कर दो। अब IRV क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप लेते हो बाय फोर्सफुली इंस्पिरेशन। आपने फोर्सिबल इंस्पायरेशन की, ठीक है, अंदर सांस ली, उसके थ्रू आपने जो भी एयर अंदर ली, दैट इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितनी रहती है, इसकी वैल्यू रहती है 2500 से 3000 ml। तो बी का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1। देखो तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिमिलरली ERV क्या होती है, अब आपने जो एडिशनल वॉल्यूम है एयर की जो बाहर निकाल दी बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ये कितनी रहती है, 1000 से 1100। ये रहा ऑप्शन, ये आ गया ये रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम जो है वो आपके पास रह गई है आपके लंग्स में आफ्टर वही फोर्सफुली आपने एक्सपायरेशन की, उसके बाद जो रह गई है लंग्स में एयर, दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो वो कितनी रहेगी आपके बच्चे, दैट वुड बी 1100 to 1200 ml। तो ऑप्शन आपका 2 सही आ जाएगा। इसका आपका सही आंसर आ जाएगा एपिनेफ्रिन। ये क्या है, आपका एड्रीनल मेड्यूला से आपके कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं, जिसमें एपिनेफ्रिन आता है एंड नॉर एपिनेफ्रिन आता है, और ये दोनों ही अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। तो कौन से अमीनो एसिड से बनते हैं, टायरोसिन से एंड ट्रिप्टोफैन से। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इधर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजन्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। देखो यहाँ पे अब आपको इसका फंक्शन पता करना है कि भाई किसको हमने गलत पेयर किया हुआ है। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का क्या है, कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। ये बात सही है। इसके साथ साथ NCERT में एक और लाइन दी हुई है कि गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो होती हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकरेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। ये बात जो है आपकी, ये यहाँ पे गलत हो जाएगी क्योंकि ये पॉन्स का फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये बात सही है। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। ये बात भी सही है। तो आपका ये ऑप्शन गलत है, हमसे इनकरेक्टली पूछा है तो आप सेकेंड आंसर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस। अब तो आई टॉपिक आपके उससे हट गया है, बट स्टिल लेट्स डू इट। ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन प्लेस बाय
इसका आंसर आ जाएगा लिगामेंट्स अटैच टू दी सीलियरी बॉडी। लिगामेंट्स भी कौन से होते थे आपके, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, यहाँ पे हो रहा है बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई आपका, यानी कि बोन का डिसोल्यूशन हो रहा है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये क्या करता है, ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, ये आपका बोन से कैल्शियम को लेगा और ब्लड में डालेगा, ठीक है। तो ये जो इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन आ गया इसका, ठीक है। प्रोलैक्टिन इसके साथ नहीं होता। दूसरा होता है एस्ट्रोजन। जैसे जैसे अब फीमेल्स की एज आगे आगे जाती है तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है, एस्ट्रोजन का लेवल कम आ जाता है, तो इसकी वजह से उनमें भी जो है बोन रिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर ऑस्टियोपोरोसिस, और ये दो हॉर्मोन्स की वजह से होता है, एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हट गया है तो इसको हम नहीं डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। देखो, यहाँ पे आपको प्रोटीन्स दे दिए हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर आपको मिल रहे हैं। अब ये क्या क्या हो, यहाँ पे आपको फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले ग्लोब्यूलिन इज़ वेरी ईजी, ठीक है। ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है आपका, ठीक है, एंटीबॉडीज़ में। अब इधर और क्या है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है आपका प्रोथ्रोम्बिन है, ये सब क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। एल्ब्यूमिन क्या है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड, ये रहा ऑप्शन। बी का हमारा थर्ड सही है, चलो सी का 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखो, ये होता क्या है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जब जो भी पर्सन हैं जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ऑल द टाइम दे आर वेरी मच एक्सपोज टू डस्ट, जिसकी वजह से जो उनकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो ढंग से कोप अप नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका वहीं पर जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है। इसकी वजह से उनका इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस, ठीक है, यानी कि फाइब्रस टिश्यू में प्रोलिफरेशन शुरू हो गया है और इसकी वजह से लंग डैमेज होगा। तो अब इसमें काफ़ी सारे डिजीजेस हो सकते हैं। इसका सिलिकोसिस हो सकता है, ठीक है। एक आपका रहता है एस्बेस्टोसिस, एक आपका रहता है न्यूमोनाइटिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको सिलिकोसिस दिया हुआ है। चलो, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज, देखो कैल्शियम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग हो पाए और कॉन्ट्रैक्शन हो पाए, ठीक है। तो ये प्रिवेंट तो करेगा ही नहीं ना ही ये डिटैच करेगा, इसको तो करवानी है। तो ये क्या करेगा, बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से, क्योंकि ट्रोपोनिन के पास 3 साइट्स हैं। एक जिससे वो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेगा, एक इनहिबिटिंग साइट है और एक साइट है जिससे वो कैल्शियम से बाइंड करेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जब कैल्शियम यहाँ आके बाइंड होगा तो ये सब आपका जो है वो एक्टिव साइट को ओपन कर देंगे, ताकि एक्टिन और मायोसिन जो हैं वो दोनों बाइंड कर सकें। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब आपको क्रोमोसोम्स बताने हैं कि आपको किस स्टेज पे दिख रहे हैं। देखो, यहाँ पे लैम्ब्रश क्रोमोसोम आपको डिप्लोटीन बाइवेलेंस, ठीक है, ये भी सही है। एलोसोम्स क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। पॉलीटीन क्रोमोसोम oocyte ऑफ एम्फीबियंस, ये सही नहीं है। देखो, ये क्या होता है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्या हैं, ये आपके बहुत बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं। और ये मिलते कहाँ हैं, ये मिलते हैं इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। सो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट मैच यही हो जाएगा, ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को कंपाइल करते हैं अपना, और नेक्स्ट वीडियो भी आपकी इसी के रिगार्डिंग होने वाली है। आई विल पोस्ट दैट वेरी सून। इसकी नेक्स्ट वीडियो अभी मैं पोस्ट करूँगी फॉर योर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।